हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को में जो है अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसमें और लोग जुड़ें। संख्या काफ़ी कम रहती है, देख के बहुत ख़राब लगता है, लेकिन फ्रेंड्स आप ही लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जुड़ जाएँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ऐप की, या आप सीधे जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। तो आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान रहती है फ्रेंड्स? तो आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोश या न्यूट्रॉन। तो बताइए फ्रेंड्स कि किसकी संख्या समान रहती है आवर्त सारणी में आवरणों में बाएं से दाएं जाने पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशों की, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या जो है वो समान रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि आवर्ती नियम निम्नलिखित में किसने दिया? तो दोस्तों, आवर्ती नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं कार्टन मैक्की, एमिल फिशर, चार्ल्स डार्विन या डेमेट्री मेंडलीफ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नाम दिए गए हुए हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि आवर्ती का नियम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेमेट्री मेंडलीफ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इनके द्वारा आवर्ती नियम दिया गया था। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था सन 1869 में, 1869 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप को, ठीक है, ग्रुप को हमारे, और इसमें आपको ये पीडीएफ मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के रूपों में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स, तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं मेंडलीव, लेवोजियर, जॉन न्यूटलैंस या लोथार मेयर। तो बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये किया था मेंडलीव ने, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी के रूपों में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। फ्रेंड, धातुओं को का वह गुण क्या कहलाता है जिसे पीट कर जो शीट में परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तन्यता, आघात, वर्धनीयता, शयनता या तनन सामर्थ्य। तो फ्रेंड, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वह गुण कहलाता है जो है आघात वर्तनीयता, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस गुण को जो है आघात वर्तनीयता कहते हैं, जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि देखिए, ये क्वेश्चन जो है सेम लग रहा था, लेकिन बताइए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि पीट कर शीट में परिवर्तन करने वाले जो है गुणों को क्या कहते हैं, और अब आपको बताना है कि जो है धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं आघात वर्धनीयता, शयनता, तन्यता या तनन सामर्थ्य। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तन्यता, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तन्यता यानी कि ड्यूक्टिलिटी इसको बोलते हैं, और यही वो गुण होता है जिसके जो है उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि आप जॉब एक्सपी सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम ऐप पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और सारे पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं कि विद्युत लेपन, यशद लेपन, जंग लगना या क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत लेपन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यह वह प्रक्रिया होती है जो विघटित धातु के जो होते हैं धातु आयनों को अपचयित करने के बाद किसी अन्य वस्तु पर इसकी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स बताइए फ्रेंड्स कि विद्युत तापी साधनों के लिए, ठीक है, तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात, नाइक्रोम या जर्मन सिल्वर। तो बताइए दोस्तों कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइक्रोम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो है उस धातु का नाम है मिश्र धातु का नाइक्रोम, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? तो दोस्तों अयस्क के ताप उपचार को जिसमें जो है गलाना और पकाना शामिल है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं कि क्रायोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी या पायरोमेटलर्जी। तो फ्रेंड्स बताइए कि इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पायरोमेटलर्जी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसके अंतर्गत जो है खनन धातु ये विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, ये जो है खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है और इसी के अंतर्गत खनिज और अयस्कों के का ताप उपचार किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? गलाना और पकाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो फ्रेंड जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कॉस्टिक में ऐसी कौन सी धातु है जिसमें कि सिल्वर नहीं होता है? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मन सिल्वर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें जो है सिल्वर नहीं होता है, ये जो है तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। किसकी? तांबा, जस्ता और निकेल की। ठीक है, तो ये इसमें सिल्वर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों ये कुछ टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, ये दोपहर आपको 12 बजे मिलती है। यूपीपीसीएल, एसएससी और कंप्यूटर क्लास आपको रोजाना शाम 4 बजे मिलती है, तो ये भी आप ज्वाइन कीजिए करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी एसएससी की फ्रेंड्स। ठीक है, एसएससी की, क्योंकि इसमें हमने टॉपिक वाइज जो है सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए हुए हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी टॉपिक आपके इनकम्प्लीट हैं या कुछ भी है, जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, हालांकि कुछ ही पार्ट हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने नदियां, जलप्रपात, प्रमुख आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो बहुत से टॉपिक्स कवर हुए हैं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसएससी क्लास आप जरूर ज्वाइन किया करिए रात 8 बजे। ठीक है, और ट्रिपल सी क्लास शाम 7 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स
ये कुछ टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। माइका यानी कि अभ्रक, कॉपर, मैंगनीज या बॉक्साइट। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉक्साइट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम किसका अयस्क है, आपके ऑप्शंस हैं फोस्फोर, बॉक्साइट, कैल्कोपायरेटीज या हेमाटाइट। तो बताइए फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम किसका अयस्क है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी भी है। और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि एल्युमिनियम किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्साइट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है बॉक्साइट का अयस्क है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। फ्रेंड्स ये जो है चिन्ह है Rn, ठीक है। ये तो ये किसका चिन्ह है, रेडियम, रेडॉन, रीनियम या रुथीनियम। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये है रेडॉन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है RADON, ठीक है, RADON, ठीक है, रेडॉन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है। तो रेल की पटरी होती हैं, इनको जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया शामिल होती है, कौन सा अवकारक शामिल होता है। आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्मोनियम, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें अल्मोनियम शामिल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि पीतल में क्या होता है। तो पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और चांदी या तांबा और निकेल। तो तांबा तो कॉमन हो गया, अब बताइए कि इसके अलावा क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, 12th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तांबा और जिंक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें जो है तांबा और जिंक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं। तो इसमें पूछा गया कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और शोधातु, तांबा, जस्ता तथा निकेल, तांबा तथा निकेल। दोस्तों एक चीज डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ में कि मैं बहुत कम समय में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराता हूं, तो प्लीज़ आप लोग इतना हमें सपोर्ट कीजिए कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक शेयर से जो है वीडियो बनाने की प्रवृत्ति जागती है कि हाँ इतने लोग हम पे भरोसा करते हैं, आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो जरूर शेयर किया करिए। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये है तांबा और जस्ता, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु के प्रमुख घटक हैं तांबा और जस्ता। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण, ठीक है, mgl/L में है, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। फ्रेंड्स कॉपर, माफ कीजिए, पेयजल में कॉपर का अधिकतम जो है सांद्रण जो है किसमें है, आपके मतलब कितना होता है। आपके ऑप्शन हैं 0.01, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है ये।
1.0 या 2.0? तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो है ये 2011 में इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका संदर्भ था कि गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इसके जो है इसका जो 4th संस्करण था, ठीक है, 4th वर्जन, तो उसमें इसने जो है बताया था कि पेयजल में जो कॉपर होता है उसका जो सांद्रण होता है उसमें 2.0 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 2.0। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस जो है कांच का यूज होता है। आपके ऑप्शन हैं पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच या रेशा कांच। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेशा कांच, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो साथियों बताइए आप लोग कि तांबा को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से। तो बताइए फ्रेंड्स कि तांबा को किसके द्वारा शुद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत अपघटन से, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तांबा को विद्युत अपघटन द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि देखिए आपके ऑप्शंस हैं कि सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सोना और चांदी तन्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, फिर है आपका कि फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है, फिर है आपका तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि तांबा और प्लेटिनियम तन्य होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपचयन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन अपचयन को। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। और बताइए कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की परिघटना को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है। तो एल्युमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन या जिंक आयन में से कौन सा धनायन नहीं है। बताइए दोस्तों कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए,
हम इससे भी अच्छे सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सल्फेट आयन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक धनायन आयन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर जगह। अब देखिए दोस्तों, धनायन तो नहीं है, ये सी ठीक है, लेकिन ये धनायन होते क्या हैं, इसको क्लियर कर देता हूं कि धनायन यानी कि जो है धनायन वे होते हैं जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि जब जो है विद्युत प्रभाव यानी विद्युत अपघटन होता है तो ये जो है इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इन्हें ही बोलते हैं धनायन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, आप लोग शेयर करके जाइए। ठीक है, सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।